नमः संस्कृताय दोस्तों, YouTube चैनल से मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, हम लोग संस्कृत वर्णमाला में वर्ण विचार के स्वर एवं व्यंजन का अध्ययन करेंगे। स्वर का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं दोस्तों, और व्यंजन का भी अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें व्यंजन 33 होते हैं। और माहेश्वर सूत्र के अनुसार व्यंजन 3 प्रकार का होता है, वैसे वर्णमाला में 4 प्रकार का होता है दोस्तों। माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन होता है। वर्णमाला के अनुसार से संयुक्त व्यंजन भी होता है, जो चौथा प्रकार है। और स्पर्श व्यंजन 25 होता है। अंतस्थ व्यंजन जो यण प्रत्याहार के अंतर्गत आता है वह 4 होता है। ऊष्म व्यंजन जो सल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है वो भी 4 होता है। और संयुक्त व्यंजन 3 प्रकार का होता है, जो 2 व्यंजनों के मेल से बनता है दोस्तों, पिछली वीडियो में बता चुके हैं। और फिर एक और जो वर्णमाला में एक जो कहा गया है दोस्तों, अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह व्यंजन। अयोगवाह व्यंजन 4 प्रकार का होता है, जिसमें स्वर्ग, विसर्ग और अनुस्वार होता है दोस्तों। जिहा मूली और उपधमानी होता है। तो विसर्ग और अनुस्वार हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें आज हम लोग जिह्वा मूली और उपधमानी का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, जिह्वा मूली व्यंजन किसे कहते हैं, जिह्वा मूली क्या है। जिह्वा मूलीय दोस्तों, क के आगे आधा विसर्ग और ख के आगे आधा विसर्ग इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वा मूलीय। तो ये क्या है, जिह्वा मूली है, जो क के आगे आधा विसर्ग, ये पूरा विसर्ग है दोस्तों, पूरा विसर्ग और ये आधा विसर्ग। विसर्ग जब बनाएंगे तो यहाँ क्या है दोस्तों कि ये विसर्ग है, जैसे ये पूरा हो गया, जैसे इसको आधा जैसे बनाएंगे तो ये आधा हो जाएगा। एक तरफ से काट दिए इधर से, तो ये विसर्ग है, ये आधा विसर्ग है, ये भी आधा है। क ख के आगे जो आधा विसर्ग होता है उसे जिह्वा मूली कहते हैं। आधा विसर्ग क और आधा विसर्ग ख के पहले जो आधे विसर्ग के समान लिखा जाता है या चिन्हित किया जाता है उसे जिह्वा मूली वर्ण कहते हैं। जिह्वा मूली वर्ण किसे कहते हैं दोस्तों, जो क के आगे आधा विसर्ग और ख के पहले आधा विसर्ग होता है, उसके समान जो चिन्हित किया जाता है, यानी आधे विसर्ग के समान जो चिन्हित किया जाता है वह जिह्वा मूली कहलाता है। जैसे दोस्तों, बालक क्रीडति, बालक खेलति। तो बालक क्रीडति, क के आगे आधा विसर्ग, बालक खेलति, खेलति ख के आगे आधा विसर्ग। तो क्या है, जिह्वा मूली है। इसका उच्चारण स्थान कंठ के भी नीचे जिह्वा मूल से होता है, जिसे जिह्वा मूलीय से जिह्वा मूलम कहते हैं दोस्तों। कंठ का उच्चारण स्थान, जो क का उच्चारण स्थान होता है, जो क है ख है, इसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। कंठ के नीचे का भाग जहाँ से जीभ का, जिह्वा का मूल होता है दोस्तों, जिह्वा का जड़ होता है, वहाँ से जो है ये जिह्वा मूलीय उच्चरित होता है, वहाँ से बोला जाता है, इसे जिह्वा मूलीय वर्ण कहते हैं। तो इसका उच्चारण स्थान कंठ के नीचे जिह्वा मूल से होता है, जिह्वा मूलीय से जिह्वा मूलम कहलाता है दोस्तों। कुप्योह, कुप्योह क पौच सूत्र से विसर्ग ही विकल्प से जिह्वा मूलीय बन जाता है। किससे दोस्तों, जो विसर्ग रहता है, पहले ही बताया ना, जो विसर्ग होता है वही कुप्यो क पौच सूत्र से जो विकल्प से जिह्वा मूली बन जाता है, नहीं तो विसर्ग भी रह सकता है दोस्तों। ये विकल्प से बनता है, विकल्प से विसर्ग भी रह सकता है और जिह्वा मूली भी बन जाता है। इसके कु पौ, पौ का अर्थ द्वितीय 2 वचन है, तो इसका अर्थ जैसे क का ख दोस्तों और प का फ, यानी क के आगे जो क ख के आगे जो विसर्ग है और प फ के आगे जो दोनों को मिला के क और प फ, यानी क और प, क और प सूत्र से क्या है, विसर्ग से जिह्वा मूली होता है। उपधमानी, उपधमानी क्या है दोस्तों, उसी प्रकार जैसे क ख के आगे आधा विसर्ग है, उसी तरह प फ के आगे जो आधा विसर्ग है वो क्या है, उपधमानी कहलाता है। ये है आधा विसर्ग प, आधा विसर्ग फ इति पफाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सरधिसित उपध्यमानीय।
जैसे कख का है दोस्तों, कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृश जिह्वा मूली। उसी तरह पफ यानी पफाभ्याम, पफाभ्याम का मतलब प और फ, पफाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृश जो है उपधमानीय। आधा विसर्ग प आधा विसर्ग फ के पहले जो आधे विसर्ग के समान लिखा जाता है, वर्णित किया जाता है, उपधमानी कहलाता है, उसे उपधमानी कहते हैं। जैसे दोस्तों वृक्ष पतति, तो प के आगे आधा विसर्ग है, वृक्ष फलति, फ के आगे आधा विसर्ग है, इसका उच्चारण स्थानोष्ठ होता है। प फ का भी उच्चारण स्थानोष्ठ होता है, तो उपधमानी का भी उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है दोस्तों। उपुपध्यमानीया नाम उपुपध्यमानीया नाम औष्ठव, उपुपध्यमानीया नाम औष्ठव, ये इसका उच्चारण स्थान है दोस्तों, ये उच्चारण स्थान का सूत्र है। तो आधा विसर्ग प आधा विसर्ग फ क्या है दोस्तों, उपधमानी। ये भी उसी सूत्र से, जिस सूत्र से कुप्यव का पौच सूत्र से जिह्वा मूली होता है, उसे कुप्यव का पौच सूत्र से विसर्ग से ही दोस्तों ये क्या होता है, उपधमानी बन जाता है, नहीं तो वैसे विसर्ग ही रहता है। क्या दोस्तों, उपधमानी बन जाता है, नहीं तो विसर्ग ही रहता है। उपधमानी और जिह्वा मूली के बाद एक और अन्य वर्ण होता है दोस्तों, जिसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। कार और इफ प्रत्यय से, कार और इफ प्रत्यय, प्रत्यय जो होता है किसी भी वर्ण के पीछे लगता है दोस्तों, और उपसर्ग किसी भी वर्ण के आगे लगता है। तो कार और इफ प्रत्यय का क्या है, वर्णतकार। वर्णतकार संस्कृत व्याकरण में वर्णों में कार प्रत्यय लगाकर बोलना चाहिए। वर्णों में यानी वर्ण में यानी किसी भी वर्ण में कार लगा के जो बोलने से एक वर्ण बन जाता है। जैसे दोस्तों अ में कार लगा के अकार बन गया, क में कार लगा के ककार बन गया, प्लस ख में कार लगा के खकार बन जाएगा, ग में कार लगा के गकार, और म में कार लगा के मकार, च में कार लगा के चकार, स में कार लगा के सकार, ल में कार लगा के लकार आदि शब्दों को बना सकते हैं जो दोस्तों। जैसे ये कहा गया है कि कार जो है वर्णातकार यानी वर्ण में कार प्रत्यय लगा के क्या कहते हैं, हम लोग कोई शब्द बना सकते हैं, कोई वाक्य बना सकते हैं। जैसे साक्षात्कार दोस्तों, साक्षात में कार लगा साक्षात्कार, वर्गाकार और चतुर्भुजकार, समकार इत्यादि दोस्तों जो होता है। तो उसी तरह वर्णातकार यानी वर्ण में कार प्रत्यय लगा के, जैसे अकार, ककार, खकार, मकार, नकार, सकार आदि शब्द बना सकते हैं। और र में इफ प्रत्यय, र में इफ प्रत्यय लगा के रेफ कहना चाहिए दोस्तों। र में इफ प्रत्यय जब लगता है तो रेफ बन जाता है। ये आप लोग सोच रहे होंगे कि र में एक की मात्रा कहाँ से आ गई, तो र के अ और ई को मिला के ए हो गया है। इसी तरह जैसे संधि में होता है दोस्तों, संधि में क्या होता है कि ये र है तो र जब हलंत कर दिए तो इसका अ बच गया दोस्तों, और ए प्लस क्या है ई, इफ, तो ई और ए, अ और ई मिला के क्या बन जाता है, ए बन जाता है। तो ये र हलंत है प्लस ई और यहाँ फ बचा तो ए जो है इसमें लग गया तो ए हो गया बराबर रेफ। क्या बन गया दोस्तों, रेफ बन गया। तो उसी तरह ये रेफ कहना चाहिए। कैसे, र में इफ प्रत्यय लगा के रेफ कहना चाहिए। एक उसके बाद एक आनुपूर्वी या पदों का अंतक्रम। आनुपूर्वी यानी किसी भी शब्द के पहले या उसके पदों के अंत को क्या कहते हैं दोस्तों, आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि ये क्या है। किसी भी शब्द में वर्ण जिस क्रम में व्यवस्थित रहते हैं उस क्रम का नाम आनुपूर्वी होता है। जैसे दोस्तों बालक, बालक शब्द है तो बालक शब्द में 6 वर्ण है, ब, आ, ल, अ, क हलंत है और अ। तो क्या हो गया 1 2 3 4 5 6।
तो ये 6 शब्द से मिलके क्या बना है, एक वाक्य बना है जो क्या है, बालक। तो ये है अनुपूर्वी यानी पहले और बाद के शब्द को जो मिला के जो शब्द बनते हैं अनुपूर्वी पदों का अंत क्रम जो पद कहलाता है दोस्तों, वो कैसे बनता है। ब में अ, जैसे ब है, ब में ए हलंत है तो आधा हो गया, उसका आ निकल गया। ल उसी तरह ये जो तोड़ के बना है दोस्तों, तो कई शब्दों से 1 2 3 4 5 6 वर्णों से क्या बना है, हमारा बालक बना है। और राम शब्द में 4 वर्ण है दोस्तों, 1 2 3 4। र के आ यानी हलंत है और म के हलंत से अ निकल गया, तो राम यानी र में आ जुड़ा है और म में अ जुड़ा है, तो क्या हो गया, राम शब्द बना है दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों जैसे बालक और राम के अंत में आकार है। ये दोस्तों देखिए, बालक के अ और राम का अ, तो क्या है, आकार कैसे लिखा गया दोस्तों, जैसे पहले बताए हैं कि अ में कार प्रत्यय जोड़ के क्या बन गया, आकार। अतः ये आकारांत शब्द कहलाते हैं। आकार है यानी अंत में अ है, तो ये क्या हो गए, आकारांत शब्द कहलाते हैं। और इसी प्रकार दोस्तों हरि, कवि, रवि, ऋषि, कपि आदि क्या कहलाते हैं, इकारांत। तो हरि कैसे बना है दोस्तों, ये जैसे हरि शब्द हो गया, सॉरी दोस्तों हिल रहा है, ये ह दोस्तों हो गया, ह हलंत हो गया, प्लस इसमें ई की मात्रा हो गई। और सॉरी दोस्तों, हरि शब्द कैसे बना है दोस्तों, जैसे हरि शब्द कैसे बना है दोस्तों, हरि शब्द आइए देखते हैं। ये है ह में अ जुड़ा है तो ह हो गया है दोस्तों। उसके बाद क्या है, र हलंत प्लस ई हो गया, तो क्या हो गया, हरि, ह प्लस अ, र हलंत प्लस ई, हरि हो गया। तो इसका अंत क्या हो गया, ई। इसी तरह कवि में दोस्तों क प्लस अ प्लस व प्लस ई, क्या हो गया, कवि। इसी तरह क्या दोस्तों बना है, र प्लस अ और प्लस व हलंत ई, तो और इसी तरह ऋषि भी, तो री प्लस, इसमें 3 ही है दोस्तों, ये स प्लस हलंत ई, ऋषि बन गया। और ये इसी का, तो कवि, रवि, हरि, ऋषि, कपि आदि का जो ई है दोस्तों, ये ई क्या है, ये इकारांत। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इकारांत शब्द कहते हैं, ये इकारांत है। इसी तरह दोस्तों भानु इसी तरह भानु शब्द जो बना है, जैसे भ प्लस अ, तो भ में हलंत दोस्तों अ प्लस न के फिर प्लस क्या हो गया, उ। भानु गुरु, तो गुरु के हलंत दोस्तों अ प्लस र हलंत प्लस उ, गुरु हो गया। सब में उ आ रहा है अंत में दोस्तों। उसके बाद शिशु, तो स हलंत फिर प्लस ई प्लस फिर स हलंत प्लस उ, तो ये उ जो अंत में आ रहा है, तो एक इसको क्या कहेंगे दोस्तों, उकारांत। क्या कहेंगे, उकारांत। भानु का उ, गुरु का उ, शिशु का उ, ये क्या है, उकारांत शब्द कहलाते हैं। इसी तरह पितृ होता है दोस्तों, पितृ, मातृ, भ्रातृ, मातृ, जामातृ आदि ऋकारांत शब्द हैं। तो इसको कैसे बनाया गया है दोस्तों, आइए देखते हैं। इसको ऐसे बनाया गया है, जैसे मातृ बना गया है, में हलंत प्लस जो है क्या है, आ, फिर प्लस है दोस्तों त में हलंत, इसमें री, क्या है दोस्तों, री है, क्या है, री। तो इसके अंत में री है। इसी तरह पितृ में दोस्तों प हलंत
फिर उसके बाद छोटी ई, फिर त हलंत, फिर क्या है री, री है। इसी तरह दोस्तों भ्रातृ भी है, भ आ प्लस त प्लस क्या है री, तो सब में री है तो यहाँ जो है पितृ ऋतृ तो ये ऋकारांत हो गया। और इसी तरह दोस्तों ये पितृ भ्रातृ मातृ जामातृ आदि में ऋकारांत है तो क्या है ये जैसे अकारांत इकारांत, इसके अंत में अ है दोस्तों तो अकारांत, इसके में ई है तो इकारांत, और इस भानु गुरु शिशु में उ है उकारांत, मातृ पितृ और भ्रातृ जामातृ में ऋकारांत है तो री है, ऋकारांत हो। इसी प्रकार दोस्तों जैसे राजन आत्मन आदि नकारांत है तो राजन आत्मन नकारांत कैसे है दोस्तों, जैसे र में र प्लस आ प्लस ज और ज में आ फिर यहाँ प्लस न हलंत है, इसमें अ ये नहीं है तो यहाँ अ नहीं है तो दोस्तों ये न अर्ध व्यंजन कहलाता है, इसमें किसी स्वर का योग नहीं है तो ये न है तो न इसको शुद्ध न पढ़ा जाएगा तो ये नकारांत हो जाएगा। और आत्मन में ये हो गया दोस्तों आ प्लस आधा त प्लस म प्लस अ फिर प्लस न, ये हलंत है, ये न हो जाएगा दोस्तों, ये भी हलंत है तो ये दोनों क्या हो गए नकारांत हो गए। इसी तरह मनस और पयस, मनस में दोस्तों ये जैसे म हो गया प्लस अ प्लस स, ये हलंत, ये भी हलंत, और यहाँ लिख दे रहे हैं अ और ये प्लस स तो क्या हो गया स मनस, ये यहाँ न है दोस्तों, न क्या है सॉरी दोस्तों ये न है, न हलंत हो गया है तो ये क्या हो मनस का स और पयस है, ये जैसे प प्लस अ य प्लस अ तो ये हलंत और यहाँ स हलंत है ही तो ये भी ये स तो यशस भी इसी प्रकार तो ये सकारांत हो गया। इसी तरह सरित भी होता है दोस्तों, सरित जैसे स प्लस अ प्लस र प्लस ई प्लस त हलंत है तो ये है। जगत दोस्तों जगत ज प्लस अ प्लस ग हलंत ज हलंत, ये सब हलंत है दोस्तों, प्लस अ प्लस त तो इसके अंत में त, यहाँ भी जगत में भी त और सरित में भी त तो ये क्या हो गया तकारांत। तो इसी तरह राजन में नकारांत और मनस पयस यशस में आदि सकारांत, सरित जगत आदि त है, लास्ट में त है दोस्तों तो ये तकारांत शब्द कहलाते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं दोस्तों, बालक और राम में अकारांत, और हरि कवि रवि ऋषि आदि में इकारांत, भानु गुरु शिशु आदि में उकारांत, पितृ मातृ भातृ जामातृ में ऋकारांत, और राजन आत्मन आदि में नकारांत। ये सब दोस्तों अभी आवश्यकता नहीं है, जब रूप पढ़ेंगे तो उसमें ये सब की आवश्यकता होगी, उसमें आप लोगों को अच्छे से ही बताएंगे और समझ में भी आएगा कि कैसे ये बना है और क्या कहते हैं इसको। आइए दोस्तों एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। ये स्वर है, स्वर 3 प्रकार का माहेश्वर सूत्र के अनुसार जो है हरस्व दीर्घ और प्लुत। हरस्व में आ ई उ ऋषिली, और दीर्घ में आ ई उ री ए आई ओ औ, और प्लुत में अ 3 का चिन्ह है, उ 3 का चिन्ह आदि ये है। और वैसे वर्णमाला में मिश्रित या संयुक्त भी होता है। तो ये व्यंजन है दोस्तों, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ वर्ण व्यंजन जो है 4 होते हैं, उसमें भी 4 होते हैं, और मिश्रित या संयुक्त 3 वर्ण होते हैं। ये इसका चार्ट है, देख लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते संस्कृता। आज इतना ही, जो भी होगा जैसे होगा, बड़ी मुश्किल से ये वीडियो बनाए हैं दोस्तों,
इसे लाइक शेयर कमेंट करिएगा और कमेंट में मुझे सुझाव ज़रूर दीजिएगा दोस्तों कि क्या इसमें हमें सुधार करना है। धन्यवाद दोस्तों।